तो एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शीरीन। और मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सांसद रवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को आज की रात मुंबई के सांता क्रूज के लॉकअप में ही बितानी पड़ेगी। कल सुबह 7 बजे आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने के बाद ही राणा दंपति को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से निकाला जाएगा। नवनीत और रवि राणा का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है, जिसकी रिपोर्ट आने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। तो रवि राणा और नवनीत राणा को आज की रात भी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बितानी पड़ेगी। सुबह 7 बजे जब आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही निकाला जाएगा। तो महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है, जिस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। यहाँ नवनीत राणा के हाव भाव बहुत ध्यान से देखिए। नवनीत ने पहले मीडिया के कैमरों की ओर देखा, फिर अपना बायां हाथ ऊपर किया और मुट्ठी बांधी। और ये बांद्रा कोर्ट में पेशी के ठीक बाद की तस्वीर, जब नवनीत और रवि राणा को पुलिस भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट से लेकर निकली, तो नवनीत और रवि दोनों ने हाथ जोड़े। फिर नवनीत राणा ने मीडिया के कैमरों की तरफ देखा, कुछ कहा भी। इस दौरान रवि राणा ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। पुलिस आगे लेकर बढ़ी तो नवनीत राणा ने भी हाथ उठाया, जय श्री राम का नारा लगाया। नवनीत राणा के ये हाव भाव और तेवर बताते हैं कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और शिवसेना के खिलाफ जो धर्म युद्ध उन्होंने छेड़ा है, उसमें वो जल्द हार नहीं मानने वाले हैं। अब यहाँ विस्तार से जानिए कि शनिवार शाम गिरफ्तारी के बाद आज बांद्रा कोर्ट में पेशी के दौरान क्या क्या हुआ और कैसे राणा दंपत्ति 14 दिन के लिए जेल पहुंच गए। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने नवनीत और रवि राणा को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। पुलिस ने कोर्ट के सामने दोनों की 7 दिन की रिमांड की मांग रखी थी, जिसका नवनीत के वकील ने विरोध किया। पुलिस की एफआईआर पर राणा दंपत्ति के वकील ने सवाल उठाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, पुलिस की रिमांड की मांग खारिज कर दी गई और नवनीत राणा और रवि राणा दोनों को 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया है। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपने बयानों से धर्म और जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने की कोशिश की। आरोप है कि दोनों ने सरकारी काम में दखल डालने की भी कोशिश की। दोनों पर 124A के तहत राजद्रोह की भी धारा लगाई गई है। क्योंकि एफआईआर पर किसी भी तरह के सेक्शंस नहीं है। उन्होंने आर्गुमेंट में कहा कि जिस तरह का इन्होंने कृत्य किया है, जैसा इन्होंने जो कुछ इंटरव्यू देना, जिस तरह से प्लान किया है, ये एक राजद्रोह से कम नहीं है। ऐसे में ये आगे चल के इस दिशा में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इस ओर इशारा प्रदीप भरत ने किया। लेकिन वहीं बात करें जो रिजवान मर्चेंट है, रवि राणा और उनकी पत्नी के वकील, उन्होंने ये कोर्ट में कहा कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स ये दे रहे हैं वो उसका ग्राउंड कोई भी स्ट्रांग नहीं है। अगर ये कहते हैं देशद्रोह की, राजद्रोह की बात है, तो कोई भी एक एविडेंस दिखाएं और इसे प्रूफ करें कोर्ट के सामने, प्राइमा फेसी एविडेंस दिखाएं। लेकिन जो सरकारी पक्ष है वो प्राइमा फेसी एविडेंस दिखाने में भी फेल रहा और तमाम आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ने अपने हाथ से ऑर्डर लिखना शुरू किया और एंड में दोनों को ही 14 दिन के लिए जेल कस्टडी में भेज दिया। जानकारों की माने तो राजद्रोह की धारा इसलिए लगाई गई ताकि आसानी से जमानत न हो सके। लेकिन इसी राजद्रोह वाली राजनीति पर नवनीत राणा उद्धव सरकार पर भड़क उठी। हनुमान चालीसा पढ़ना पाप है क्या? अगर ऐसा है तो धारा 124A के तहत आजीवन कारावास की सजा दे दो। देश की जनता से हमारा सवाल है कि हनुमान चालीसा पढ़ना अगर गुनाह है तो हमें फांसी की सजा दे दो। इस बीच राणा दंपत्ति की ओर से जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है, जिस पर पुलिस 27 अप्रैल तक अपना पक्ष रखेगी। फिर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। उस सुनवाई में अगर जमानत मिली तो नवनीत और रवि जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जमानत खारिज हुई तो दोनों को 6 मई तक जेल में ही रहना होगा। हालांकि राणा दंपत्ति के वकील पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को 14 दिन जेल में ना काटने पड़े। आरोपी को 124A चार्ज लगाया आईपीसी का
उनको आज जेल कस्टडी में लिया गया है। गवर्नमेंट को चैलेंज किया जाए या गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए, गवर्नमेंट की टोटल लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, ब्रीच ऑफ पीस हो जाए, इसके लिए उन्होंने 120 बड़ा ये सब हो गया, सब हो गया। आज तक ऐसा कोई केस नहीं बना है कि आप अपने मजहब की इबादत करना चाहते हो और उसको आप 124A के दायरे में और 153A के दायरे में लेकर आओ। हमने बेल एप्लीकेशन फाइल की है, जज साहब ने 27 तारीख को उनको दिए रिप्लाई फाइल करने के लिए और 29 तारीख को रखी आर्गुमेंट्स के लिए। नवनीत ने हनुमान चालीसा के नाम पर जो लड़ाई शिवसेना के खिलाफ छेड़ी है, वो लड़ाई जल्द खत्म होती नहीं दिख रही है। अब बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ सीधे मैदान में उतर आई है। तो मुंबई में हनुमान चालीसा को लेकर नवनीत राणा के यलगार से शिवसेना बुरी तरीके से बौखला गई है। अब शिवसेना ने सीधे मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा पर घमासान मचा है और अब इसी को लेकर शिवसेना ने सीधे मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है, लाउड स्पीकर, रामनवमी, हनुमान चालीसा जैसे विवाद देश डुबोने वाली साजिश है। महंगाई, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए बादशाह मुर्गे लड़ा रहा है। सामना में आगे लिखा है, धार्मिक घृणा के मामले में हिंदुस्तान का चरित्र अफगानिस्तान से भी ज्यादा बिगड़ गया है। अफगानिस्तान की बागडोर जिस प्रवृत्ति के लोगों के हाथों में है, वैसी तस्वीर भविष्य में हमारे देश में निर्माण हो सकती है और वैसी तस्वीर आज दिखाई भी देने लगी है। शिवसेना ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे जहर को लेकर भी केंद्र को घेरा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिखा, लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को ट्रोलर बनाने का काम दिया गया है, यही अब रोजगार है। महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए दंगे का सहारा लिया जा रहा है। संजय राउत ने संपादकीय की आखिरी पंक्तियों में मोदी सरकार पर कटाक्ष के लिए विजय ढिल्लों की कविता का सहारा लिया है, जिसमें लिखा है, मुश्किल है अब इस मुल्क में अमन की वापसी, मुश्किल है अब इस मुल्क में अमन की वापसी, बादशाह खुद यहाँ मुर्गे लड़ाता है। आज पंचायती राज दिवस है और इस मौके को खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जम्मू के पल्ली गांव पहुंचे। यहां से पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसकी कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी पहली बार जम्मू पहुंचे तो अपने साथ 20,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी लेकर आए। आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी की इस रैली में भारी भीड़ उमड़े। जम्मू के पल्ली पंचायत में पीएम के स्वागत के लिए मंच पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जितेंद्र सिंह समेत यूएई के 12 सीईओज का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आने वाले 25 साल में जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहां तेजी से लागू हो रही है, जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के गांवों को हो रहा है। इस साल यात्रा 30 जून से शुरू होकर 43 दिनों तक चलेगी। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद पहली बार अमरनाथ यात्रा होने वाली है। हाल के दिनों में जिस तरह घाटी में आतंकी घटनाएं घटी हैं, उसे देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। खूबसूरत वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कलकल बहती नदी और रास्ते से गुजरती एबीपी न्यूज की टीम। अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर जैसे जैसे एबीपी न्यूज की टीम आगे बढ़ रही थी, मन मोहने वाली घाटी की तस्वीरें वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह कैमरे में कैद कर रहे थे। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल यात्रा स्थगित रही, लेकिन इस बार तैयारियां जोरों पर हैं और उन्हीं तैयारियों की तस्वीर दिखाने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रणवीर अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर हैं। जुलाई 2019 में अमरनाथ यात्रा शुरू हुई, लेकिन इसके बाद अचानक यात्रा को रोक दिया गया। इसके तुरंत बाद सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 से हटा दिया।
इसके बाद साल 2020 और 21 में यात्रा कोरोना की वजह से स्थगित रही और इस बार साल 2022 में यात्रा होनी है 30 जून से और इसके लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि करीब 8 लाख लोग इस बार अमरनाथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बालटाल कैंप के रास्ते की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढकी हुई दिख रही है। बगल में बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घुमावदार रास्ता है। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए आने वाले लोगों के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता और पारंपरिक रास्ता पहलगाम का है जो कि लंबा है और दूसरा रास्ता बालटाल से होकर जाता है जो कि थोड़ा छोटा है लेकिन उसकी चढ़ाई मुश्किल है। बालटाल में भी एक बेस कैंप है जहां पर तैयारियां चल रही हैं। 30 जून से यात्रा शुरू होनी है। ये रास्ता चूंकि बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत से ऐसे यात्री हैं जो हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं और सुबह जाकर शाम को यात्रा से वापस आना चाहते हैं, वो इसी रूट को लेते हैं क्योंकि बालटाल से सुबह जाकर दर्शन करके शाम को आराम से वापस आ जा सकता है। और ये काफ़ी बड़ा बेस कैंप है। यात्रियों की सहूलियत के लिए फ़िलहाल यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि सामने इस वक्त भी जो पहाड़ियाँ हैं उन पर बर्फ़ है और इसी तरह से इस पहाड़ी के पीछे की तरफ जहाँ बाबा बर्फानी का गुफा है उस गुफा के आसपास बहुत सारी बर्फ भी मौजूद है। तो यात्रियों की सहूलियत और सुविधा के लिए जो रास्ते हैं उन रास्तों को भी ठीक कराने का काम किया जा रहा है और साथ ही बेस कैंप पे भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा की दूरी करीब 16 किलोमीटर है। यहाँ रास्ता संकरा है, पथरीला होने के साथ ऊंची खड़ी चढ़ाई वाला भी है। इस रास्ते में कहीं चढ़ाव है तो कहीं कहीं उतार भी। बहुत जगह तो रूट को तैयार कर लिया गया है लेकिन कई जगहों पर काम अभी चल रहा है। अमरनाथ गुफा जाने के रास्ते में कई ऐसी जगह है जहां पर बर्फ मौजूद है। ज्यादातर रास्तों से तो बर्फ हटा ली गई है लेकिन जहां भी ग्लेशियर खिसकने का डर है वहां से भी बर्फ हटाने का काम चल रहा है और इसीलिए ये जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं इनको हटाने के लिए प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया गया है जो एक समय सीमा में ये जो बर्फ के टुकड़े हैं इनको हटाएंगे ताकि बड़ी संख्या में जो यात्री अमरनाथ का दर्शन करने यहाँ पे पहुँचने वाले हैं उनको सहूलियत रहे और किसी भी तरह का खतरा यात्रा के रास्ते में ना हो। पर्यटन जम्मू कश्मीर के लोगों की आय का अहम स्रोत है। कोरोना की वजह से 2 साल लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई तो उससे पहले 2019 में आर्टिकल 370 हटने की वजह से माहौल पर असर पड़ा। ऐसे में होटल से लेकर रेस्टोरेंट, कैब और पर्यटकों की सुविधा से जुड़े व्यवसाय में लगे लोगों को इस यात्रा का बेसब्री से इस बार इंतजार है। कश्मीर के रहने वाले अब्दुल रशीद शेख कहते हैं कि आतंकियों की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरियों को हुआ है। हमारा यात्रा सर बहुत इम्पोर्टेंट होती है सर जी, इससे हमें सर रोजगार वगैरह मिलता है सर, हमारा भी काम चलता है जी सर। अच्छा, ये बार बार जो खबर आती है कि अमरनाथ यात्रा पे थ्रेट है, आतंकी हमला कर सकते हैं, क्या ये इससे कश्मीरियों को नुकसान नहीं होता है? जी हमें नुकसान होता है कश्मीरियों को सर, बहुत नुकसान होता है इससे, मगर आतंकियों का सर कोई कुछ नहीं करता है सर इस पे। अमरनाथ यात्रा के बालटाल मार्ग पर होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले अमित मेहरा जम्मू के रहने वाले हैं। मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में सोनमर्ग आ जाते हैं। मार्च से लेकर जून तक पर्यटक और जून से अगस्त तक अमरनाथ के यात्रियों की वजह से व्यापार में बहुत मुनाफा होता है। अमित को उम्मीद है कि यात्रा अच्छी होगी तो यात्री भी ज्यादा आएंगे। यात्रा जो निकलती है हर साल उसमें इतनी बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, उससे आप लोगों का व्यापार कितना ज़्यादा उससे फ़ायदा होता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें। यात्री आते हैं, हमारे सारे अपने जितने भी भाई हैं, हमें लोकल हैं, हम वैसे तो हम JNK के ही हैं, लोकल बेसिकली बिलोंग करते हैं हम जम्मू से, तो सभी अपने, जब हमारा बोर्ड भी देख लो आप, जम्मू का ढाबा है, मशहूर ढाबा है, यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन खाना मिलता है। जो भी मिलेगा बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको खाने के लिए, और एकदम बढ़िया से खाना खिलाएंगे हम सबों को, और यात्री भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे। 2019 में यात्रा को अचानक रोका गया, उसके बाद फिर 2 साल यात्रा नहीं हुई, तो 2.5 साल के आसपास ऐसा हो गया कि यात्री नहीं आए हैं। इस बार आप लोग को क्या उम्मीद? सर इस बार तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। अपने LG साहब ने भी काफ़ी बोला हुआ है कि यात्रा अच्छे से चलाएंगे, और यात्रा अच्छे से होगी तो हमारा भी काम अच्छे से होगा। हम भी डिपेंड रहते हैं यात्रा पे ही, तो बेस्ट है अच्छे से यात्रा हो जाए। कोविड की वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ है हमें, पिछले 2 साल से यात्रा नहीं हुई है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान
अच्छा, कई बार ये भी कहा जाता है कि सुरक्षा को लेकर के खतरा है, यात्रियों को बहुत ज़्यादा सिक्योर तरीके से लाया जाता है, तो ये डर भी आप लोग के मन में रहता है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, डर वगैरह तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम भी पिछले काफ़ी 16-17 साल से इधर ही बैठते हैं। पहले मैं बैठता हूँ, अब पहले पापा बैठते थे, तो ऐसा कुछ नहीं सुनने में आया है। बीच बीच में रहता है, जब थोड़ा वायलेंस हो जाती है तो उसकी वजह से सुरक्षा काफ़ी रहती है यात्रा के साथ। पट खुल गए बाबा अमरनाथ के। अब हम आपको बाबा बर्फानी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो श्रद्धालु पिछले दिनों गुफा तक पहुंचे थे, उन्होंने एबीपी न्यूज को ये तस्वीरें भेजी थी। अमरनाथ यात्रा को लेकर कश्मीर में उत्साह है, लेकिन आतंकी भी अपनी साजिश रचने में जुटे हैं। लिहाजा जम्मू से लेकर श्रीनगर तक एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, हम लोग पूरी तैयारी यात्रा के लिए कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। जो दुश्मन को ये आतंकी जो ग्रुप हैं उनको ये उससे तकलीफ पहुंचती है। हम लोग जल्दी और भी जो इस तरह के आतंकी ग्रुप जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं उनका और ज्यादा कर सफाया कर। उम्मीद की जानी चाहिए कि चाक चौबंद सुरक्षा के बीच इस बार श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। 30 जून से यात्रा शुरू हो रही है, जो 43 दिनों तक चलेगी। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। हालांकि ये कहा गया था कि जब राज्य में चुनाव होगा तब फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम लगातार चल रहा है और संभव है कि इस साल चुनाव भी हो जाए। ऐसे में एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा को देखते हुए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर शासन की तरफ से लगातार सुरक्षा के रिव्यू किए जाते हैं और जम्मू कश्मीर शासन की तरफ से खास तौर पे इस बार अमरनाथ यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के उपाय लगातार किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने कश्मीर दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें बनिहाल काजीकुंड टनल की विशेष तौर पर चर्चा हो रही है। इस टनल के उद्घाटन के बाद पीएम ने ऐलान किया कि अब जम्मू कश्मीर की विकास से दूरी और घट जाएगी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के सांबा में मंच से बटन दबाया और जम्मू कश्मीर के लोगों का बरसों पुराना सपना पूरा हो गया। ये सपना था बनिहाल काजीकुंड रोड टनल के जरिए जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने का। हमारी सरकार के प्रयास से अब बनिहाल काजीकुंड टनल से जम्मू और श्रीनगर की दूरी 2 घंटे कम हो गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला को लिंक करने वाला आकर्षक आर्क ब्रिज भी जल्द देश को मिलने वाला है। दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे भी दिल्ली से मां वैष्णो देवी के दरबार की दूरी को बहुत कम करने वाला है। अब आप देश की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर के विकास के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही बनिहाल काजीकुंड रोड टनल की खासियत भी समझ लीजिए। NH-44 पर ये सुरंग 1790 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। इससे बनिहाल और काजीकुंड के बीच की दूरी 16 किलोमीटर कम हो गई है। यात्रा में अब 1.5 घंटा कम समय लगेगा। इस टनल की लंबाई करीब 8.5 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके निर्माण में करीब 3100 करोड़ की लागत आई है। 2 सुरंग वाले इस रोड टनल के दोनों छोर पर 126 जेट पंखे और सुरंग के अंदर 234 मॉडर्न सीसीटीवी कैमरे और अग्निशामक प्रणाली की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से सुरंग को हर 500 मीटर की दूरी पर गलियारे से जोड़ा गया है, ताकि आपात स्थिति में सुरंग के वाहन को दूसरी सुरंग के रास्ते पर डाइवर्ट किया जा सके। इन सब के अलावा इस टनल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये टनल हर मौसम में चालू रहेगी। आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए
एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं, जिनका सबसे अधिक लाभ यहां की बहनों को हुआ, यहां की बेटियों को हुआ, यहां के गरीब को, यहां के दलित को, यहां के पीड़ित को, यहां के वंचित को। सर्दियों में बर्फबारी और भूस्खलन की वजह से हर साल जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला NH-44 बंद हो जाता है। इसी समस्या से निजात के लिए 2011 में इस सुरंग का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन इसे पूरा होने में 11 साल लग गए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।